हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर शुरू करने से पहले इग्नू स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी सूचना। इग्नू के एमए फर्स्ट ईयर के आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए चारों कोर्स MHI 1, 2, 4 और 5 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी को पॉजिटिवली और ज़्यादा सुनिश्चित कर पाएं। और डिटेल में तो हम चैप्टर्स को हर वीडियो के साथ समझ ही रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन की। आज हम इग्नू MHI 1 के यूनिट 7 को समझेंगे, जिसका नाम है प्रौद्योगिकीय आधार और सामाजिक आर्थिक मानदंड। चलिए शुरू करते हैं। प्रौद्योगिकीय विकास को सही ढंग से समझने के लिए चीजों को स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में पहला चरण है धातु विकास से जुड़ा हुआ। ऐसा माना जाता है कि धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू किया गया था और उसके बाद धीरे धीरे कांस्य आदि का प्रयोग किया गया, जो कि अलग अलग चीजों को मिलाकर बनाया गया। अब ये तथ्य तो हम सभी जानते हैं कि धातु से पहले पत्थर के औजार, हथियार तथा अन्य चीजें बनाई जाती थी। आरंभिक समय में मुख्यतः पत्थर को केंद्र में रखा गया, पर धातुएं पत्थर से कई गुना बेहतर थी। जैसे कि ये ज्यादा लचीली होती हैं, इन्हें जल्दी से पिघलाया जा सकता है, किसी भी आकार और प्रकार में ढाला जा सकता है, बारीक से बारीक औजार और चीजें बनाई जा सकती हैं। शुरुआत में तो धातु से जुड़े ज्ञान को लोग अपनी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति के विस्तार हेतु बताया करते, पर एक समय के बाद धातु विज्ञान ने प्रोफेशनलिज्म का रूप ले लिया और ये अलग अलग सभ्यताओं के विकास में बहुत ही कारगर साबित हुआ। ऐतिहासिक जानकारों के अनुसार लगभग 7000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में कबीले में रहने वाले खेतीहरों ने सबसे पहली बार तांबे का उपयोग शुरू किया था और शुरुआती दौर में तांबे से गहने बनाए गए। तांबे से अलग अलग चीजों को बनाने के लिए ढलाई की तकनीक अपनाई गई। तांबे को गलाने के लिए ईंटों के भट्टे का प्रयोग किया जाता, जिसमें धातु को एक मानक तापमान पे ढाला जाता था। पिछले चैप्टर में हमने मेसोपोटामिया में बनाए जाने वाले मंदिरों के बारे में जाना था। इन मंदिरों में खास तरह की मूर्तियां रखी जाती थी, जिन्हें बनाने के लिए अलग अलग सांचे बनाए गए और इन सांचों में धातु को पिघलाकर मूर्तियां बनाई जाती। इसके अलावा कुल्हाड़ी, योद्धाओं के सिर के बचाव के लिए धातु का कवच भी बनाया जाता था। मेसोपोटामिया में संख्या मिश्र धातु, तांबा, टिन और कांस्य जैसी धातु के प्रमाण मिले हैं। तांबे के प्रमाण ओमान, एनाटोलिया और ईरान जैसे स्थानों से मिले हैं। वहीं मिस्र की बात करें तो मिस्र सिनई से तांबे को इंपोर्ट करता था। यहाँ भी तांबा, संख्या, खाद्य और टिन के होने के प्रमाण मिले हैं। एक प्रमाण के अनुसार 3500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ मामूली रूप से ढलाई का काम शुरू हुआ और छुरी, कुल्हाड़ी, हथियार आदि वस्तुओं को बनाना शुरू किया गया और समय के साथ ही तांबे का उपयोग बढ़ई, पत्थर से काम करने वाले चमड़े उद्योग में बढ़ता चला गया। वहीं बात करें दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच पाए जाने वाली सिंधु सभ्यता की, तो यहाँ प्रमाण के तौर पर कुल्हाड़ी, छड़, चूड़ी, माला, गहने, मोहरे, औजार, बर्तन और तराजू आदि कांस्य, तांबे, सीसा, मिश्रित धातु, टिन और पत्थर से बनी धातुओं में पाए गए। और तो और धातु को सही आकार देने के लिए हथौड़े से ठुकाई, ढलाई, सांचे में ढालना, मोम ढलाई पद्धति को भी विकसित कर लिया गया। और आखिर में बात करें चीनी सभ्यता की, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि चीन में ताम्रपाषाण युग का प्रमाण बहुत ही कम देखने को मिला। चीन में मिट्टी से बने बर्तनों और भट्टों को शुरुआत में विकास किया गया और भट्टों को बनाने के लिए 2 स्तर की तकनीक को अपनाया गया, जिसमें नीचे से आग जलाई जाती और ऊपर से नमी पैदा की जाती। इरहलिटू चरण में बड़े स्तर पर तांबे के साथ टिन और शीशे का प्रयोग किया गया
और धातु को पिघलाने के लिए कई तरह के सांचों का भी उपयोग किया गया और आगामी शासनकाल में तांबे का आयात किया जाने लगा और आगे चलकर कांसे की ढलाई को शाही बलिदान जैसी परंपरा से जोड़कर देखा गया। यहाँ बड़ी मात्रा में अनुष्ठान में खास तरह के अलग अलग धातु से बने बर्तनों का उपयोग किया जाता और तो और एक अलग धातु जेट जो कि अन्य धातुओं से अधिक जटिल होता है के प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांस्य युग में धातु विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर थी। इससे अलग अलग तरह के औजार, गहने और अन्य वस्तुएं बनाई गई। श्रम का विभाजन, धातु विज्ञान से जुड़ी विशेषता और शासक वर्ग से जुड़े डिमांड के संदर्भ में इस समय समाज विकास की ओर अग्रसर था। गार्डन चाइल्ड इस समय से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि धातु से बनी हुई अलग अलग चीजें केवल शहर में रहने वाले सम्राट लोगों के लिए ही बनाई गई थी, आम लोगों के लिए नहीं। अब बात करते हैं शहरीकरण की। आमतौर पर माना जाता है कि सभ्यता अक्सर नदी या घाटी के किनारे पर विकसित होती है और यहीं से खेती और आहार को बढ़ाने के लिए सिंचाई की जाती है और व्यापार का संचालन भी, और खेत में होने वाली उपज शहर में लोगों की बसावट को सुनिश्चित करती है। जल्दी से शहरीकरण की विशेषता को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जान लेते हैं। शहर में घनी बस्तियां, गांव की तुलना में अधिक जनसंख्या, मजबूत परिवहन व्यवस्था जिसमें नदियां जलमार्ग आवागमन के लिए जरूरी मानी गई, अलग अलग सेवा प्रदाता, विशेषज्ञ, एक दूसरे से काम की वजह से जुड़ाव, कोई पारिवारिक या खून का रिश्ता नहीं, शासकों का निवास, लेखन कला का विकास, ये सभी विशेषताएं शहरी जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब तक हमने जितनी सभ्यताओं की बात की उसमें से मेसोपोटामिया का सुमेर क्षेत्र सबसे ज्यादा शहरीकृत माना जाता है। यहाँ की विशेषताओं में मंदिर और महल की स्थापत्य कला, हिसाब किताब रखना और व्यापार के लिए प्रयोग की जाने वाली बेलनाकार मोहरों पर नक्काशी आदि शामिल है। मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें तो शुरुआती समय में मंदिरों को त्रिपक्षीय योजना के अनुसार बनाया जाता था, जिसमें केंद्रीय कमरा होता था जो देवी देवता की मूर्ति रखे जाने वाले कमरे से जुड़ा होता था और उसके दोनों तरफ गलियारे होते थे। पर बाद के समय में मंदिरों को घर निर्माण जैसी योजना के अनुसार बनाया गया। इतनी सारी कलाकृतियों को संभालने के लिए अलग अलग शिल्पगत कारखाने बनाए गए थे। महल निर्माण से जुड़े स्थापत्य कला को समझें तो महल के चारों तरफ 4 दीवारी, महल के अंदर एक भंडार गृह, सिंहासन कक्ष और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक अलग रास्ता भी बनाया गया था। मेसोपोटामिया में उरुक नाम का क्षेत्र बाद में चलकर एक बड़ा शहर साबित हुआ, जहां मिलने वाली लिखित टिकिया और बेलनाकार मोहरों ने अपनी खास जगह बनाई। शहरीकरण बढ़ने के कारणों में से एक है गांव का बिखराव। गांव में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे तनाव बढ़ा। लोगों ने बचाव के लिए दीवार रूपी सुरक्षा कवच बनाया, किलेबंदी बढ़ाई और इसी तरह से शहर बनने लगे। इसी से संबंधित मेसोपोटामियाई सम्राट गिलगमेश के द्वारा बनाई गई नगरीय दीवार का प्रमाण भी मिलता है। वहीं मिस्र सभ्यता की बात करें तो यहाँ सही मायनों में ठीक ढंग से खुदाई हो ही नहीं पाई। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे खेती का अधिक विस्तार, घाटी के किनारे कई कब्रिस्तान और शहरों की बसावट और भूमिगत जल का ऊपर की तरफ उठना। हाँ, कुछ आयताकार घरों, पतली गलियां, अलग अलग इमारतों से जुड़े प्रमाण जरूर मिले हैं। यहाँ पिरामिड, मंदिर और घर मुख्य तौर पर पाए गए। अब क्योंकि पिरामिड के निर्माण के लिए संसाधनों की जरूरत थी, इसीलिए राज्य का गठन हुआ। वहीं हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो खासकर मोहनजोदड़ो में शहरीकरण एक अलग स्तर पर पहुंचा। यहाँ की दीवारें काफी मजबूत और ऊंची थी। यहाँ बहुत सी सार्वजनिक इमारतें पाई गई, जिसमें सम्राट लोगों के घर, भंडार गृह, आंगन, कुएं, दुर्ग और निचला शहर नाम के विभाजन आदि शामिल हैं। यहाँ मिलने वाले कच्चे माल, पत्थर, धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ बड़े स्तर पर शिल्प कार्य और उद्योग का संचालन होता था। और तो और यहाँ की ग्रिड पद्धति, जल निकासी व्यवस्था और गलियों का निर्माण आज तक हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का एक अहम प्रतीक बनी हुई है।
चीनी सभ्यता में शांग शहर शहरीकरण का प्रतीक था, पर फर्क यह था कि यहाँ मिट्टी से बनी हुई आयताकार दीवारें मिली हैं। चेंगचाओ शहर में सम्राट लोगों के निवास हेतु खास तरह के गड्ढे और चबूतरे के प्रमाण मिले और प्रशिक्षित कारीगर सम्राट वर्ग के नेतृत्व में उत्पादन कार्य करते थे। व्यापार की भूमिका को नजदीक से समझे तो हम पाएंगे कि अधिकतर शासक और सम्राट वर्ग के लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने और अपने आप को देवतुल्य दिखाने हेतु अलग अलग बेशकीमती धातुओं का आयात किया करते और यही व्यापार का आधार था। और इसे और कारगर बनाने के लिए एक सरकारी भाषाविद की नियुक्ति अक्सर की जाती, जो अपनी भाषा और विदेशी भाषा बोलने और समझने में पारंगत हो। इन सभी घटनाओं के प्रमाण को शासकों की जीवनियां सुनिश्चित करती हैं। शासकों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार इस बात को और अधिक प्रमाणित कर देते हैं। व्यापार को और सुचारू रूप से चलाने के लिए नदियों के किनारे कई गांव बसाए गए। इस प्रकार निर्यात और आयात का चलन शुरू हुआ। शासक के सैन्य बल का अंदाजा उसके पास उपलब्ध धातुओं से लगाया जा सकता था। धातु का प्रयोग कब्र में शव के साथ रखने और उपहार में देने के लिए भी होता था। इसका प्रमाण उर और अन्यंग नामक स्थान से मिला है। इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।